शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, शून्य कोटि की अभिक्रिया किससे कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या उदाहरण है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। और यदि हमारे पास अंत में समय बचा तो कुछ आंकिक प्रश्न जो कल किए थे ना, उसी टाइप का और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो शुरू करेंगे हम लोग आज किसके बारे में, शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोला था कि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, मान लो कोई आपका रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के ऊपर निर्भर करे। किसके ऊपर बोल रहा हूँ, शून्य घात के ऊपर निर्भर करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे कि मानो कोई अभिक्रिया है, क्या अभिक्रिया है, जैसे 2NH3 है और ये कर रहा है क्या, N2+3H2 का निर्माण, N2+3H2 का निर्माण। अब इस रासायनिक अभिक्रिया की दर निकालो, तो R समानुपाती NH3 का घात 2। ठीक है, ये है आपका सैद्धांतिक मान, ये 2 दिख रहा है वो आपका आणविकता है, लेकिन वास्तविक रूप में यदि मैं इस अभिक्रिया को देखूं तो R इक्वल टू, ठीक है ना, या R समानुपाती NH3 का घात कितना होता है आपका 0। मतलब इस अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर ही नहीं करता। समझ आ रहा है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, ठीक है, ये जो दर है अभिकारक के शून्य घात के ऊपर निर्भर करे, अर्थात अभिकारक की मात्रा के ऊपर निर्भर ही नहीं करता, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है कि नहीं, मैं क्या बोला हूँ, सबसे पहले तो परिभाषा जानो, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग, ठीक है ना, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात अभिक्रिया की सांद्रता के ऊपर निर्भर ही करता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है कि नहीं, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग किसके ऊपर निर्भर करता है, अभिकारक के शून्य घात के ऊपर, अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के ऊपर निर्भर करे, शून्य घात के ऊपर निर्भर करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो जब मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो अक्सर ये होगा कि मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने का काम करता हूँ। आपको यदि नोट्स चाहिए तो हमारा ऐप है, ऐप में जाओगे, ऐप में जो आपका बैच है, जो क्लास का है उस क्लास में जाओगे, फिर एक सेक्शन आता है केमिस्ट्री का PDF, जितना भी चैप्टर, तो चैप्टर वाइज आपको PDF मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर देख लो भाई, 62 64 275 968। इसमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके इस चैप्टर का नोट्स का जो PDF है वो ले सकते हो। ठीक है, मेरा काम सिर्फ यहाँ पास नोट्स बनवाना नहीं है, समझाना है। ठीक है, मेरा पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा, समझाने के ऊपर। तो नोट्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, हमको व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों, क्या बोल रहा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान समझना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग है वो अभिकारक की सांद्रता किसके ऊपर निर्भर करे, शून्य घात के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे कोई रिएक्शन है, उसमें A है, वो बना रहा है क्या, प्रोडक्ट B, तो इस अभिक्रिया का जो स्पीड है, R है, रेट है, दर है, वो इस A के शून्य घात के ऊपर निर्भर करता है। शून्य घात आ गया मतलब इसके ऊपर निर्भर कर रहा है क्या, नहीं कर रहे, मतलब अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या क्या उदाहरण हो सकता है, सबसे पहले तो आपको अभी जो बताया था अमोनिया का अपघटन, अमोनिया है वो टूट रहा है N2+3H2 में, तो इसका जब वेग समीकरण बनाओगे, समाकलित वेग समीकरण, तो R इक्वल टू K NH3 का घात क्या आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। आपको कैसे पता चला, प्रैक्टिकल से पता चला भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान है जो आपको प्रयोग से प्राप्त होता है। क्लियर है, सैद्धांतिक मान नहीं है। और एग्जाम्पल देख सकते हो, 2N2O है, वो टूट रहा है, तो क्या बनाएगा, 2N2+O2, क्या बना देगा, O2, यानी R इक्वल टू K N2O का घात 2 ना आकर के क्या हो जाएगा आपका 0, क्या जाएगा 0। तो एक उदाहरण ये भी हो गया। और उदाहरण बता दूं क्या, H2+Cl2 क्या बनाएगा आपका 2HCl। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को देख करके हम लोग को क्या लग रहा है कि एक अभिकारक ये, एक इसका, तो दोनों के घातों का योग, लेकिन ऐसा होगा क्या, नहीं। तो R बराबर हो जाएगा K इंटू H2 का घात 0, Cl2 का घात 0। तो शून्य घात के ऊपर निर्भर करता है, वैसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब दूसरा, इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण लिख करके समझाइए करके आगे, तो ये सब तो लिख लोगे। उसके बाद आता है इसके लिए समाकलित वेग समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ठीक है, BSc के लिए भी, आपके 12th बोर्ड के लिए भी, ठीक है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी समाकलित वेग समीकरण की क्या करना है, हमको उत्पत्ति करना है। किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। समाकलित वेग समीकरण क्या बोलता है इसका, जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन है, तो उसमें रिएक्टेंट जो है, अभिकारक है, वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट P बना रहा है। क्लियर है, ये है आपका अभिकर्मक और ये क्या है आपका उत्पाद P। क्लियर है।
अब मैं क्या जानता हूं कि आर जो है वो समानुपाती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो दर है वो समानुपाती होता है आर के घात शून्य पर, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है बोल रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो आर समानुपाती आर का घात क्या आ गया 0। अच्छा आप लोग एक ये तो किसका समीकरण है, वेग क्या बोलते हैं, द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार जो समीकरण है ना, द्रव्यानुपाती वेग समीकरण लिख सकता हूँ, उसके अनुसार है। एक और पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर रहती है, अच्छा इसको सॉल्व कर लेता हूँ ना, समानुपाती हट जाएगा तो के आ जाएगा और आर नॉट का आर नॉट, इसको मान लिया समीकरण 1। और क्या पढ़े थे एक परिभाषा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर रहती है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल के समतुल्य होता है। अभिकारक क्या है आर, इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो डेल आर कर दिया या डी आर कर दिया बटे डी, और परिवर्तन हो रहा है क्या हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रहा है तो माइनस कर दिया, माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो ये एक हो गया समीकरण नंबर 2। ये किससे शो किए, परिभाषा से, किसके परिभाषा से, दर की परिभाषा से, दर की परिभाषा से। तो देखो आर का मान ये वेग समीकरण के अनुसार ये होगा और दर समीकरण के परिभाषा के अनुसार ये होगा। क्लियर है कि नहीं, द्रव्यानुपाती समीकरण से ये हो जाएगा आर बराबर ये, और दर का परिभाषा जो हम लोग पढ़े थे अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, उसके अनुसार ये हो जाएगा। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो चलो बना लो भाई, क्या हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू आर का घात शून्य। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, चूंकि आर का घात शून्य है, घात शून्य होता है तो मान क्या आता है 1, क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन के इंटू 1, मतलब के ही आएगा तो सीधा लिख सकता हूँ मैं क्या के बटे में डी टी है ना अभी भी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब इसके बाद क्या होगा भैया, ध्यान दो इधर क्या होता है, ध्यान दो इधर। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, ये जो डी टी है वो इधर पक्षांतरित हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा के इंटू डी टी आ जाएगा। आप लोग यहाँ पास एक स्टेप याद रखना, ठीक है, क्यों हुआ कैसे हुआ वो रीजन बताते रहूँगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप लोग ध्यान देना, आपका फोकस सिर्फ क्या करना है, डेरिवेशन करना है। क्लियर है ना, आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं जो जो प्रोसीजर बताते जा रहा हूँ उसको ध्यान देते रहना। यहाँ माइनस चार्ज है उसको हम लोग माइनस चार्ज यहाँ लगा रहे हैं। क्लियर है ना, डी ये आर और ये हो गया क्या माइनस के इंटू डी टी। अब इसका दोनों पक्षों का क्या कर दो, समाकलन करो। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम लोग, समाकलन करेंगे। ये स्टेप बस याद रखना ना, इधर का माइनस चार्ज इधर लगाया हूँ भाई, गोल्डन स्टेप लिख देता हूँ मैं लोग, ठीक है, भूलना नहीं इसको, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है, चलो ध्यान दो। तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो जो डी आर है, ठीक है, वो केवल क्या बचेगा आपके पास आर, क्या बचेगा आर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और ये हो जाएगा क्या आपका के, ठीक है, डी टी तो हट गया, के इंटू टी हो जाएगा, डी हट जाएगा, समाकलन करोगे तो, और एक समाकलन स्थिरांक लगेगा क्या आपका सी, क्या लग जाएगा समाकलन स्थिरांक सी, जहाँ सी इज इक्वल टू क्या है समाकलन स्थिरांक। क्लियर है, क्या है आपका समाकलन स्थिरांक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब मान लो यदि प्रारंभिक समय है तो टाइम क्या है आपका 0, तो उस टाइम में जो ये अंतिम सांद्रता जो आर है, ठीक है, आर को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, आरंभिक सांद्रता आर नॉट, क्या मान लेते हैं आर नॉट। यानी जब टी का मान 0 रखूंगा तो आर को ही हम लोग क्या बोल देंगे आर नॉट, यानी प्रारंभ में टी इज इक्वल टू 0 है, मतलब सबसे आरंभ में, तो ये जो आर है अभिकारक की जो मात्रा है उसको मैं क्या बोलूंगा आर नॉट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये है समीकरण आपका 3, सॉरी समीकरण कितना हो गया था, 1 हो गया, 2 हो गया, ये समीकरण 3। समीकरण 3 में मान रखो, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखोगे, किसका मान रखोगे, टी का मान रखोगे, और किसका मान रखोगे आर का मान आर नॉट रखोगे। तो आर का मान तो आर नॉट रख दिया भैया, हाँ, जैसे ही इसका मान टी का मान क्या किया 0, तो के इज इक्वल टू 0, खत्म ना पूरा, इसका मान क्या गया 0, तो सी इज इक्वल टू आ गया आर नॉट। ये समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण 4 का ध्यान समझो, इस समीकरण 4 का मान रखेंगे किसमें, समीकरण 4 का मान किसमें रख देंगे, समीकरण आपके 3 में रखो, रखो भाई। चलो, तो यहाँ पास आर का आर है बराबर के इंटू टी है, जैसा का तैसा, प्लस सी है, सी का मान क्या है आर नॉट है, क्या है आर नॉट। इसको प्लस 4 ध्यान देना ना। अच्छा, यहाँ पास हम लोग एक चीज़ भूले हैं भाई, क्या चीज़ भूले हैं, याद करो, यहाँ पास मान क्या है पूरा माइनस में है ना, ठीक है,
यहाँ पास क्या है मान माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पास माइनस के टी प्लस सी, ठीक। तो यहाँ पास ये भी अभी भी क्या है माइनस के टी प्लस ये सी का मान तो लिख डाले आर नॉट है ना, थोड़ा भूल गया था माइनस सिंबल। अब क्या होगा ध्यान दो, ये इधर आ जाएगा और ये यहीं का यहीं रहेगा, तो माइनस के टी हो जाएगा क्या प्लस के इंटू टी, और ये हो जाएगा आर नॉट, और ये इधर आएगा तो माइनस आर, क्या हो जाएगा माइनस आर। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, क्या समाकलित वेग समीकरण। समझ आया कि नहीं इतना देखो तो क्या बोल रहा हूँ मैं, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक क्या है आपका आर है, उत्पाद पी में कन्वर्ट होता है। हम लोग द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से क्या जानते हैं, आर समानुपाती होता है किसके, आर का घात 0, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो आर बराबर के इंटू आर 0 ये है। एक और जानते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल, तो ये अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिए बराबर, तो ये मान भी आ गया। मान जैसे आया यहाँ पास का देखो आर नॉट का मान क्या होता है 1, तो 1 के हो गया, ये इधर आया तो के डी टी हो गया। अब यहाँ पास का जो मैं बस ये बोला हूँ कि इधर का माइनस इधर मार देना, ये आ गया। अब दोनों पक्षों में समाकलन करोगे तो डी आर है वो क्या हो जाएगा आर, के इंटू डी टी है वो के इंटू टी हो जाएगा, और एक समाकलन इस तरह लग जाएगा सी। अब इस सी का मान निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आरंभिक सांद्रता वाला कॉन्सेप्ट लूंगा। टी का मान क्या मानूंगा 0, यदि जब टी का मान 0 मानूंगा तो इस आर को क्या लिखूंगा आर नॉट, मान रखोगे तो सी का मान आ गया क्या आर नॉट, अरे यहाँ पास का मान 0 हो गया तो पूरा 0, और आर को क्या लिख दिया आर नॉट लिख दिया, ये तो आर नॉट इज इक्वल टू सी। अब ये जो आर नॉट का मान आया उसको फिर से समीकरण 3 में रखो, तो यहाँ पास सी का मान रख दिया मैं तो आर नॉट हो गया। अब ये माइनस है इधर आया प्लस, ये प्लस इधर आया माइनस, तो के इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन आर अपॉन टी। समझ आया कि नहीं इतना, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बहुत सारे बुक में क्या दिया है, क्योंकि आर नॉट है क्या आरंभिक सांद्रता, आरंभिक सांद्रता आरंभ में मान लो आरंभिक सांद्रता है, आरंभ में इसका मान कितना था आपका ए था, कितना था ए था, आर हो गया, अंतिम में सांद्रता क्या होगा कुछ घट गया होगा, एक्स घटा है तो एक्स को क्या बोल रहा हूँ मैं वियोजन की मात्रा, क्या बोल रहा हूँ वियोजन की मात्रा, मान बस रख दो भाई, ठीक है। समीकरण बना दो इसको 5, समीकरण 5 में मान रखने पर यहाँ पास कर दूं क्या मैं, हाँ चलो यहाँ पास कर दें, समीकरण 5 में मान रखूंगा तो के इज इक्वल टू आर नॉट का मान क्या बोला हूँ मैं ए माइनस एक्स अपॉन क्या है जी आपका टी, क्या है टी, तो क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू ये और ये कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन टी। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है उसके वियोजन की मात्रा के क्या होता है समानुपाती होता है, क्या होता है समानुपाती होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, तो ये आपको डेरिवेशन करना रहेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण के लिए। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है, एक बार देख लो, हट जाता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका अर्धायुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। राइटिंग के ऊपर ध्यान मत दिया करो, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दिया करो भाई, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल समझ आना चाहिए तुमको, ठीक है। लिख रहा हूँ तो बोल भी तो रहा हूँ ना, तो बोल रहा हूँ तो उस वर्ड को समझो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या अर्धायुकाल, अर्धायुकाल किसको बोलते हैं, वह मात्रा जिसमें किसी उत्पाद की मात्रा प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाए आधा हो जाए, सॉरी मैं गलत बोल डाला क्या, ठीक है। किसको बोल रहा हूँ मैं, मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा जितना समय में हो जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कि मान लो ये अभिकारक क्या है आर है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है उत्पाद पी में, मान लो ये शुरुआत में 100 ग्राम था, कितना था 100 ग्राम, अब ये पूरा कन्वर्ट होगा किसमें प्रोडक्ट पी में, तो जितने समय में ये आधा हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता का अपना क्या हो गया ये आधा हो गया, तो उतने टाइम में इसका मान कितना हो गया होगा 50 हो गया होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वह समय जिसमें, ठीक है, वह समय जिसमें कोई मान लो मैं प्रारंभिक सांद्रता क्या मान रहा हूँ आर नॉट मान रहा हूँ, ये क्या है प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है ना, और ये क्या है आर अंतिम सांद्रता, क्या है अंतिम सांद्रता, ठीक है। तो वह समय जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में अंतिम सांद्रता का मान प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाए आधा हो जाए, क्या हो जाए आधा हो जाए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब वह समय टी मतलब टी हाफ, यहाँ पास किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की अंतिम सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाए, आधा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल। क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल। समझ आया कि नहीं, कि मान लो कोई अभिकारक था वो उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, तो जितने टाइम में उत्पाद इसका यानी कि अभिकारक का आधा में कन्वर्ट हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। एक बार परिभाषा को पढ़ना नोट्स से अच्छे से समझ आ जाएगा। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा जितना समय में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उत्पाद में। क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। तो मैं क्या बोला हूँ, हम लोग समीकरण निकाल डालें, K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन क्या होता है T। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाले हैं। अब मैं क्या बोला हूँ अभी कि अंतिम सांद्रता जो है प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाए, जब आधा हो जाता है, तो T को ही हम लोग क्या बोलते हैं, T हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T हाफ। ये समझ आया कि नहीं, बस कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 का मान, 2 व 3 का मान समीकरण किस में रखोगे जी, 1 में। 1 में रखने पर 1 में रखो। 1 में जैसे ही रखोगे तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू आर नॉट है तो वो तो आर नॉट का आर नॉट ही रहेगा, ठीक है, माइनस आर का मान क्या किया हूँ, आर नॉट बटे 2 बटे T को क्या लिखूंगा मैं, T हाफ। क्या लिख दूंगा, T हाफ। तो क्या हो जाएगा, ये T हाफ को उधर फेंक दिया मैं, T हाफ को उधर फेंक दिया, तो ये 2 इंटू आर नॉट माइनस आर नॉट बटे 2, और यहाँ पास क्या आ गया, बटे में K। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो T हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 में से एक आर नॉट गया तो एक ही आर नॉट बचा है ना, एक आर नॉट बटे 2 बटे क्या है, K। कुछ नहीं है, मतलब नीचे में 1 है तो गुना हो जाएगा, ऐसे तुम लोगों के हिसाब से भरा हूँ। तो T हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2, ये ऊपर गया तो गुणित 1 बटे K, तो ये मान आ गया क्या, 2K। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि T हाफ जो रहता है बराबर होता है आर नॉट के, ठीक है ना, और ये इंटू 1/2K ऐसे करके लिख सकते हो। ये क्या है, नियतांक है। समझ आया कि नहीं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की के लिए क्या है, ये अर्ध आयुकाल का गणना है। समझ आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इस आर नॉट को ही मैं अभी क्या बोला था, कुछ समय पहले ही आर नॉट को ही क्या बोला था, ए बोला था, आरंभिक सांद्रता। तो एक चीज़ और क्या लिख सकता हूँ मैं, कि जो T हाफ होता है, यदि इसको नियतांक मानूं 1/2K को क्या बोल रहा हूँ मैं, नियतांक। इसका मान निश्चित रहेगा हर अभिक्रिया की कोटि के लिए, ठीक है। तो T हाफ समानुपाती आर नॉट को क्या बोला हूँ, ए। तो ये यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में अर्ध आयुकाल, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ना, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया में, ठीक है, अर्ध आयुकाल उसके आरंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ आया कि नहीं। तो आप लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया, सबसे पहले तो शून्य कोटि किसे कहते हैं, शून्य कोटि का एग्जाम्पल। उसके बाद आप लोगों ने क्या सीखा है, समाकलित वेग समीकरण निकालना। उसके बाद हम लोग सीखे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कैसे करते हैं। क्लियर है कि नहीं। मात्रा सबको पता है, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आर का मात्रक वही है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और के का मात्रक क्या होगा, वही मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वन माइनस एन करोगे तो 1 - n, एन का मान 0 रखोगे, मान तो वही आएगा। कुछ देर पहले पढ़े थे पिछले वीडियो में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण, जितना पढ़े हो उसको लक्षण में लिख दो, ठीक है। क्या क्या पढ़े हो, सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आर बराबर होता है किसके, के के। कैसे बताए भैया, आर बराबर होता है प्रोडक्ट पी, तो इसका आर समानुपाती होता है किसके, आर के घात शून्य के, ठीक है। जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आर बराबर के इंटू आर नॉट। आर नॉट का मान कितना आता है आपका, 1 आता है, तो आर बराबर क्या होता है, के। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर होता है उसके दर स्थिरांक क्या होता है, बराबर होता है। पहला लक्षण तो ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया का। दूसरा लक्षण क्या बोला हूं मैं, ठीक, शून्य कोटि का अभिक्रिया सदैव क्या होता है, पूर्ण होता है। उसका जो लास्ट रिजल्ट निकाले थे ना कि T हाफ समानुपाती होता है किसके, ए के, इसको लिख सकते हो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का मान क्या आता है, K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ये होता है, इसको लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो तुम लोग, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये होता है। तो ये हो गया आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। अच्छा, इसमें आर और टी के मध्य में ग्राफ बनाओगे जब, तो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, सॉरी, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है।
ऐसे कंडीशन में यदि मैं आर के और किसके मध्य ग्राफ बनाऊंगा, टी के मध्य ग्राफ बनाऊंगा, तो वो ग्राफ ऐसा उतरते हुए बनेगा। क्लियर है? किसके किसके मध्य ग्राफ हो गया, आपके अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य में। क्यों, क्या होते जा रहा है, कमी होते जा रहा है, इसको दिखा रहा है अभिकारक की सांद्रता में क्या होते जा रहा है, कमी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और एक आध ग्राफ बताएं क्या, हाँ, टी हाफ अर्धायुकाल के लिए ग्राफ, टी हाफ समानुपाती क्या था, ए अपॉन क्या है 2k, ऐसा करके याद करो। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टी हाफ समानुपाती नहीं, सीधा निकाल रहे थे, ए इंटू 1/2k। तो y इज इक्वल टू एम एक्स का समीकरण है क्या, ये m इंटू m इंटू क्या कर देता हूँ मैं, x। ठीक है, अर्धायुकाल और a के बीच में क्या बन जाएगा, आपका ग्राफ बन जाएगा। a को मान लेता हूँ मैं क्या, x, a क्या है आपका x है, और ये क्या हो जाएगा, m आपका स्लोप हो जाएगा 1/2k। बनाओ जी। ठीक है, y x एक्सिस है, x एक्सिस में क्या लिखना है, a। ठीक है, और y एक्सिस में आपको क्या लिख देना है जी, टी हाफ, क्या लिखना है, टी हाफ। ठीक है, पॉजिटिव आया है 1/2k, ये इंटरसेप्ट है 1/2k, ये स्लोप आ गया। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग बना लेना। किसके ग्राफ मध्य का ग्राफ है, अर्धायुकाल व आरंभिक सांद्रता के मध्य ग्राफ है, सरल रेखा का ग्राफ। क्लियर है? y इज इक्वल टू mx वाला। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। प्रथम कोटि अभिक्रिया शुरू कराने से पहले आपको 2-4 आंकिक प्रश्न कराऊंगा। उसके बाद पहले तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को आप लोगों को कम से कम 5 बार लिखना पड़ेगा कॉपी में। 5 बार लिखो, 5 बार लिखते जाओगे, कम से कम पहले बार में समझ आएगा, दूसरे बार में और समझ आएगा, तीसरा बार में और समझ आएगा, चौथा और 5वां बार में याद हो जाएगा। तो कम से कम ईमानदारी के साथ कितने बार होमवर्क करना है आपको, 5 बार। और जैसे ही आपका होमवर्क हो जाएगा डन करके लिख देना भाई कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।